सेकंड आर्च, ठीक है, सेकंड आर्च, सेकंड आर्च एंड सेकंड पाउच, सेकंड आर्च एंड सेकंड पाउच। जो सेकंड आर्च और सेकंड पाउच है, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं? तो जब हमें कोई फ्री में खाना खिलाए, हम क्या करते हैं? सबसे पहले चबाते हैं, फिर हम उसकी शक्ल की तरफ थोड़ा सा देख के स्माइल करते हैं। तो ये हमें क्या करेगा? जो सेकंड आर्च और सेकंड पाउच है, ये सारे के सारे वो वाले स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि क्या करता है? हमें स्माइल कराने में हेल्प करता है। जो कि हमें क्या करता है? स्माइल करने में हेल्प करता है, स्माइल करने में हेल्प करता है। तो स्माइल करने में जो हेल्प करता है उसको हम कहते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं सेकंड आर्च और सेकंड पाउच से बनते हैं। सेकंड आर्च और सेकंड पाउच से बनते हैं। अब मैंने कहा था कि महेंद्र सिंह, ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? एस यूज करेंगे। स्माइल से भी आप एस उठा सकते हो, लेकिन महेंद्र सिंह, सिंह से हम एस यूज करेंगे। तो इसके जो आपको मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो एस से स्टार्ट होंगे। इसके जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एस। तो वो एस से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी। अब सेकंड आर्च और सेकंड पाउच हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं। अब मुझे शाबाश बताएं कि मेलियस और इंकस किस आर्च से बनते हैं? मेलियस और इंकस किस आर्च से बनते हैं? जी। जी डॉक्टर काशिफ, फर्स्ट से। डॉक्टर समीना कह रही हैं फर्स्ट से, डॉक्टर अदनान भी कह रहे हैं फर्स्ट से। मेलियस और इंकस। और आपको पता है जो मिडल ईयर है, जो मिडल ईयर है उसके तीन बोन्स होती हैं। तो दो तो हमने पढ़ ली पीछे, लेकिन जो एक रह गई है वो किससे बनती है? वो बनती है सेकंड से। ठीक है, तो एस से स्टार्ट हो रही है, तो जो स्टेप्स होगी, स्टेप्स किससे बनेगी? सॉरी स्टेपीडियस, सॉरी सॉरी स्टेपीडियस। स्टेपीडियस, जो स्टेपीडियस होगी वो किससे स्टार्ट होगी? एस से स्टार्ट होगी, और वो किससे बनेगी? सेकंड आर्च से। वो किससे बनेगी? सेकंड आर से। मतलब कि स्माइल कर, स्माइल के अलावा बाकी सारे अब स्माइल वाले हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, कोई बंदा बता सकता है कि स्माइल करने में हमें कौन सी नर्व हेल्प करती है? जब हम स्माइल करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी क्रश या अपने क्रश को देखते हैं तो हम स्माइल करते हैं। तो जब हम स्माइल करते हैं तो कौन सी नर्व हेल्प करती है हमें? डॉक्टर मारिया, डॉक्टर सुमीना, डॉक्टर आशा सारे सही बता रहे हैं कि जो होती है फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व कितनी होती है? सेवंथ। ऐसी होती है ना, सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो हम, मैं इधर लिखता हूँ सेवंथ, सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? फेशियल नर्व। तो जो फेशियल नर्व बनती है वो कहाँ से बनती है? वो बनती है सेकंड आर्च से। समझ आइए बात की। जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है, एस से स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या आती है? वो फेशियल नर्व स्टार्ट होती है किससे? वो बनती है किससे? सेकंड आर्च से। सेकंड आर्च से कौन बनती है? आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद आपने देखना है स्टीलॉइड, ठीक है, स्टीलॉइड, स्टीलॉइड प्रोसेस। ठीक है, स्टीलॉइड प्रोसेस का आपको पता ही होगा क्या होता है। ये एनाटॉमी का पार्ट है कि बोन का जो आपका वो मैंडिबल, पता नहीं मैक्सिला या मैंडिबल, इसका ना एक नीचे की तरफ उभरा सा हुआ पार्ट होता है जिसको, सॉरी टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का एक उभरा सा हुआ नीचे पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। जिसको हम क्या कहते हैं? स्टीलॉइड प्रोसेस कहते हैं। उसके अलावा स्टीलॉइड प्रोसेस भी हो गया, उसके अलावा स्टिपीडियस भी हो गया। स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं है इसका। इसका है स्टाइलोहायोइड। ठीक है, इसका क्या है? स्टाइलोहायोइड है। जो स्टाइलोहायोइड मसल होता है वो किससे बनता है? वो सेकंड आर्च से बनता है। वो किससे बनता है? सेकंड आर्च से बनता है। उसके अलावा जो आपकी स्टेपीडियल आर्टरी है, जो कि आपकी स्टेपीडियस को आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, उस वो भी किससे बनती है? वो भी सेकंड आर्च से बनती है, स्टेपीडियल आर्टरी। ठीक है, तो स्टेपीडियल आर्टरी भी किससे बनती है? सेकंड आर्च से बनती है। उसके अलावा आपका एक कार्टिलेज होता है जो कि क्या करता है, जो कि आगे स्टेप्स में डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिचर्ड कार्टिलेज। जिसको हम क्या कहते हैं? रिचर्ड कार्टिलेज। रिचर्ड, रिचर्ड कार्टिलेज, रिचर्ड कार्टिलेज। तो सिर्फ आपने ये स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। स्टेपीडियस, सेवंथ क्रेनियल नर्व, स्टाइलोहायोइड, स्टेपीडियल आर्टरी एंड रिचर्ड कार्टिलेज। ये आपने सारे याद रखने हैं। बाई स्टेप्स और स्टाइलाइड भी सेकंड आर्च लिखा हुआ है। जी वही डॉक्टर जोहा देखो, जो आपकी स्टेप्स और वो है ना स्टीलॉइड, ये आपके मेजर जो इसका, इनके ना दो दो हॉर्न होते हैं, आपके डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न होते हैं। लेकिन मैंने आपको आसान करने के लिए ये बताया है, जो आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इनका एमसीक्यूज कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इनकी जो दो एंडिंग्स होती हैं, एक एंडिंग फर्स्ट से निकल रही होती है, एक सेकंड से निकल रही होती है, वो मैंने आपको छुड़वा दिया है, क्योंकि आप अगर वो याद करोगे तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपने जो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है ना, ये मैंने बड़े एमसीक्यूज दे के और बड़ी आगे पीछे दे के, इससे बाहर आपको कभी एमसीक्यूज नहीं आ सकता। तो आप सिर्फ यही चीजें याद रख लो, पूरा पेज आपके लिए याद करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपकी मैलियस और इंकस है वो फर्स्ट से बनती है, जो आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व है वो सेकंड से बनती है, स्टाइलोहायोइड, स्टेपीडियल आर्टरी और रिचर्ड कार्टिलेज ये बनते हैं सेकंड आर्च से बनते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है।
मैं आपको कल भी समझा रहा था, और आज हमारी ना आपको पता होगा हमारे बहुत जबरदस्त टीचर हैं, डॉक्टर आमिर उस्मान। तो आज हमारी उनसे काफी डिस्कशन हो रही थी, तो हम उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। तो आज हमारी ना उनसे काफी डिस्कशन हो रही थी कि मतलब क्यों बच्चे रह जाते हैं, कि बड़े बड़े थीटे बंदे भी रह जाते हैं एग्जाम में। तो वो हमें यही बता रहे थे कि वो ना स्मार्ट स्टडी नहीं करते, वो सारे हार्डवर्क करते हैं। मतलब वो एक पटरी के पीछे लगे हैं, वो पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्मार्ट स्टडी अगर कोई बंदा करता है ना, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। और स्मार्ट स्टडी यही होती है कि आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपने उस पर ज्यादा टाइम लगाना होता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो आपके बिल्कुल काम नहीं आनी, ना कभी क्लिनिकली काम आनी है, ना एग्जाम में काम आनी है, आप उसको पीछे रखते हो। जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसको आप आगे रखते हो, उसको आप पहले करते हो, तो ये स्मार्ट स्टडी होती है। और मुझे ये लगता है कि स्मार्ट स्टडी कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास कोई गाइडलाइन ना हो। तो अगर आपके पास गाइडलाइन है तो यू कैन डू स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको काफी ज्यादा सोर्सेज का पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा मुझ पे भी यकीन रखें, क्योंकि देखें आप, मुझे पता है कि ट्रस्ट आजकल तो वैसे किसी पे करना नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट रखें और आप इस क्लासेस कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो चीजें मैं खुद ब खुद छिड़वा देता हूँ, वो इसलिए छिड़वाता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको एमसीक्यू सेंड करता रहता हूँ। तो मैं जो एमसीक्यूज की बुक्स हैं वो मैं काफी ज्यादा उनको पढ़ता रहता हूँ। मेरा एमसीक्यूज का काफी ज्यादा वो है नॉलेज के एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यूज सेंड करने होते हैं। मैं यूवर्ल्ड भी काफी ज्यादा देखता हूँ, प्लैब का मुझे देखना पड़ता है, एफसीपीएस की पार्ट वन की जो बुक है वो मैं सारी पढ़ता रहता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये एमसीक्यूज वहां पे लिखा हुआ है। तो जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको आपने नहीं छोड़ना होता। तो ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये मैंने एक दो लेक्चर लिए थे, उनसे मैंने कुछ चीजें कॉपी की, कुछ मैंने अपनी बुक पे चीजें नोट की थी, मैंने उनसे चीजें कॉपी की। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा सोर्सेज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे इसके बाहर आप यूएसएमएलई का यूवर्ल्ड भी उठा के देख लो, आपको इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आया होगा। तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बाकी अगर आप देखें, आपने देखा होगा कि आपके जो पेज पे लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ, इसलिए ताकि आपका दिल लगा रहे पढ़ाई में, वरना आप बोर हो जाओगे, आपका वो पेज कभी भी याद नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि चीजों को कंसाइज और इजी करना सीखें। देखो, अब मैं आपको ये कह दूं कि ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये होता है वो होता है, इस तरह मूव करता है। मैं तो आपको बड़ा लगेगा कि यार इस बंदे को बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको समझ का अख नहीं आएगी। मैं आपको इजी वे में इसलिए समझाता हूँ, मैं बिल्कुल इजी वर्डिंग इसलिए यूज करता हूँ ताकि आपके माइंड में वो बात रहे। क्योंकि आपको पता है, ये एक रिसर्च भी है इसके ऊपर, कि जो चीज हम अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं ना, मतलब हम उर्दू में जो चीज पढ़ते हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। तो हम उर्दू में पढ़ते हैं, और मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल देसी वर्ड्स बता रहा होता हूँ। तो इसकी वजह सिर्फ यही होती है ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक हो गया। बाकी अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो ये टॉपिक नो डाउट मुश्किल है। और चलो, आप सारे बोर हो गए हो तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। शेर बड़ा प्यारा सा है। वो है ना कि जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना भला कहो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। तो अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो ये सारे शहर को मुश्किल लग रहा है, ये हर मेडिकल स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। तो ये टॉपिक वाकई ही मुश्किल है, ठीक है। तो जो तुम्हारा हाल है वही सारे शहर का हाल है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप मतलब थोड़ा, वैसे तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट के हामी नहीं हूँ कि ट्रस्ट आपको किसी पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपका मेंटोर हूँ, टीचर तो खैर मैं खुद को नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ चीजें, और आप थोड़ा सा अगर मुझ पे ट्रस्ट कर लेंगे तो इनशाला इनशाला आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार हमने गलत बंदे पे ट्रस्ट किया था। आपकी 100% तैयारी होगी, 100%। एनएलई या आपकी इवन की इनशाला आप यूएसएमएलई तक कर सकते हो, आपको यूवर्ल्ड समझ आना शुरू हो जाएगा। वरना आप में मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं, आप में मोस्टली स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने दूसरे टीचर से भी पहले फर्स्ट एड पढ़ी हुई है। तो आप सब मुझे बता सकते हो कि आपको पहले कितनी समझ थी और अब कितनी समझ आती है। तो हम चीजों को काफी आसान करके इसलिए मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीजें याद हो गया। तो खैर हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और अब हम बात करते हैं कि यार जो आपकी सेकंड आर्च होती है, इससे क्या निकल रहा होता है, इससे स्टेपीडियस निकल रहा होता है, सेवंथ क्रेनियल नर्व निकल रही होती है, स्टाइलोहायोइड निकल रही होती है, स्टेपीडियल आर्टरी और रिचर्ड कार्टिलेज। अब डॉक्टर मारिया बार बार पूछ रही है कि रिचर्ड कार्टिलेज किस में चेंज होता है। जो रिचर्ड कार्टिलेज होता है ये डेवलप इनटू स्टेपीडियस, ठीक है। ये किस में डेवलप हो जाता है, इट डेवलप इनटू स्टेपीडियस, ठीक है। जो स्टेपीडियस होती है उसमें बाद में ये डेवलप हो जाता है। तो इसमें आपने डेवलपमेंट में नहीं जाना, आपने सिर्फ बाकी चीजों को देखना है। डॉक्टर आयशा कह सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इंशाल्लाह आप इतनी हार्डवर्क करते हैं हमारे लिए, अल्लाह आपको जरूर। ओके जी डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच।
देखिए, आप सबकी रिस्पेक्ट और आप सबकी जो अपना रिस्पेक्ट और आपकी दुआएं सबसे मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह जब मैं इधर किर्गिस्तान से वापस जाऊंगा तो मैं अपने जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा एक तोहफा छोड़ के जाऊंगा। ये जो जितने हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं इनको अभी मैं एडिट करूंगा, इनको हम शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। और इंशाल्लाह सारा जो फर्स्ट एड है, बल्कि इवन कि मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ड्रीम है कि मैं पूरे एमबीबीएस का सिलेबस इस तरह रिकॉर्ड करूं और यूट्यूब पे डालूं। तो जो जूनियर्स होंगे उनके लिए मेरा यही गिफ्ट होगा कि उनको पूरे एमबीबीएस का सिलेबस यूट्यूब पे मिलेगा, उनको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम आते हैं सेकंड आर्च पे। सेकंड आर्च पे आपने ये चीजें देखनी है, ठीक है। सेकंड आर्च पे आपने ये चीजें देखनी है, स्टेपीडियस आती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व आती है, स्टाइलोहायोइड आती है, स्टेपीडियल आर्टरी आती है, रिचर्ड कार्टिलेज आता है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। डॉक्टर मारिया कह रही हैं जी सर आपने फर्स्ट एड को बहुत इजी करके पढ़ाया है, मुझे खौफ आता था फर्स्ट एड से। डॉक्टर मारिया ये वही बात आ जाती है कि ये सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं है, पूरे शहर का हाल यही है कि पूरे शहर को फर्स्ट एड से खौफ आता है। लोग फर्स्ट एड के नाम से भागते हैं कि यार ये समझ नहीं आती, लेकिन ये फर्स्ट एड सबसे बेस्ट बुक है। और आप इंटरनेट से देख लेना, मेडिकल की जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है उनमें फर्स्ट एड आती है। फर्स्ट एड पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और ये सबसे ज्यादा मेडिकल में पढ़ी जाती है। इवन के जो किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं, जो किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं, आप उधर जाके देखना, उन अगर वो लाइब्रेरी में बैठे हैं तो उनके पास फर्स्ट एड लाजमी होगी, किंग एडवर्ड के स्टूडेंट। और किंग एडवर्ड के स्टूडेंट आपको पता है कि दे आर वेरी फेमस इन पासिंग स्टेप वन। उनमें स्टेप तकरीबन किंग एडवर्ड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्होंने मोस्टली स्टेप वन पास किया होता है। लेकिन अब जो यूएसएमएलई उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं यूएसएमएलई का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन नहीं है। आप इसको डाइवर्ट करें प्लैब की तरफ। प्लैब बहुत अच्छा चीज है। जो यूएसएमएलई है उसमें आप 60-70 लाख भी लगा देंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी। डॉक्टर आसिम आप भी सही कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट भी फर्स्ट एड पढ़ते हैं, तो फर्स्ट एड बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, फर्स्ट एड बहुत अच्छी बुक है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा पीछे रह गया और हमारी बातें आगे निकल गई हैं, लेकिन बातें मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए मैं आपसे करता हूँ, एक तो आप फ्रेश रहते हो इससे, और दूसरे नंबर पे आप घबराते नहीं हो। क्योंकि जब मैं अगर मैं आपको ये बातें नहीं ना समझाऊंगा तो आप किसी अपने दोस्त की तरह बातों में आ जाओगे। आपके जो साथ वाला या साथ वाली होती है ना, मोस्टली मैंने आई एम रियली सॉरी फॉर गर्ल्स, लेकिन मैंने ये गर्ल्स में काफी चीज देखी है कि अगर एक लड़की पढ़ रही है ना, तो दूसरी लड़की उसकी टांग लाजमी खींचेगी कि यार किसी तरीके से ये पढ़ना छोड़ दे, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये होता है। ये काफी ज्यादा बॉयज में भी होता है, लेकिन गर्ल्स में मैंने ये काफी ज्यादा नोट किया है। तो ये सारी चीजें आपने किसी के बातों में नहीं आना। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर थोड़ा करें, और 1-2 महीने के बाद आपको वो ट्रस्ट का वही फील होगा कि यार वो उस गाइड नहीं किया गया। अच्छा खैर, वापस आते हैं हम। सेकंड हमारी आर्च और सेकंड पहुंच भी हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आगे है जी हमारा थर्ड पाउच एंड थर्ड आर्च। ठीक है, थर्ड पाउच एंड थर्ड आर्च, जो आपकी आर्च नंबर 3 है। ठीक है, आर्च और पाउच नंबर 3 है, इसको आपने कैसे याद रखना है। आर्च नंबर 3 और आर्च नंबर जो पाउच नंबर 3 है, इसको आपने कैसे याद रखना है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, इसको आपने याद रखना है प्रॉब्लम से। ठीक है, प्रॉब्लम पी से। ठीक है, पी से याद रखना है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके सबसे पहले आता है स्टाइलोफ्रेंजियस। इसमें आपके क्या होता है, स्टाइलोफ्रेंजियस। स्टाइलोफ्रेंजियस, जो स्टाइलोफ्रेंजियस है, ये इसमें पहला आता है। ठीक है, स्टाइलोफ्रेंजियस। और स्टाइलोफ्रेंजियस एक मसल का नाम है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो हमारी टेम्पोरल बोन है। ठीक है, जो हमारी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल स्टीलॉइड, जो टेम्पोरल बोन का स्टीलॉइड प्रोसेस होता है। देखो फर्ज करो ये टेम्पोरल बोन है ना, तो इसके नीचे से एक गड़ा इसके नीचे ना एक हड्डी से निकली होती है, इसको हम कहते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। तो जो टेम्पोरल स्टीलॉइड होता है उससे ये ओरिजिनेट होता है ये मसल। और ये क्या करता है, ये आपका जाता है कहाँ तक जाता है, फेरेंक्स तक जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, फेरेंक्स तक जाता है। तो जो आपका स्टाइलोफ्रेंजियस है, ये कहाँ बनता है, ये थर्ड आर्च और थर्ड पाउच से बनता है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, और आगे है जी आपका ग्लोजोफ्रेंजियल नर्व। ठीक है, पी। ठीक है, इसमें भी आ रहा है ना ग्लोजो, ग्लोजो, और ये पी आ रहा है। ठीक है, पी से हमने कहा, और इसमें भी स्टाइलो में भी पी आ रहा है। ठीक है, इसको सिर्फ इस तरह आपने याद रखना है, ग्लोजोफ्रेंजियल। ठीक है, ग्लोजोफ्रेंजियल नर्व। जो ग्लोजोफ्रेंजियल नर्व है, ये कितने नंबर नर्व होती है, डॉक्टर समीना ने माशाल्लाह पहले ही बता दिया है। इट इज क्रेनियल नर्व नंबर 9। ठीक है, इट इज क्रेनियल नर्व नंबर 9। जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है उसको हम कहते हैं ग्लोजोफ्रेंजियल नर्व। और कहाँ से बनती है, वो बनती है पाउच नंबर 3 या आर्च नंबर 3 से। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है वहां पे एफसीपीएस पार्ट 1 में। तो जो आपका एफसीपीएस पार्ट 1 का एमसीक्यूज है वो ये है कि जो आपका इंफीरियर पोर्शन ऑफ पैराथ्राइड हार्मोन है वो किस आर्च से बनता है। तो आपका, मैं हम पी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पैराथ्राइड, जो पैराथ्राइड ग्लैंड है, जो पैराथ्राइड ग्लैंड है, इसका इंफीरियर पोर्शन। ठीक है, इसका इंफीरियर पोर्शन
कहाँ से निकल रहा होता है, ये निकल रहा होता है थर्ड थर्ड आर्च से, ठीक है, थर्ड आर्च या थर्ड पाउच से। तो आपने याद रखना है जो आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड का इंफीरियर पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो इंफीरियर नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा वो थर्ड से, और जो ऊपर वाला हिस्सा वो फोर्थ से। अभी हम पढ़ते हैं फोर और सिक्स से। तो पैराथायरॉइड हो गया इंफीरियर से, पैराथायरॉइड क्या हो गया इंफीरियर से। और ये किससे निकल रहा होता है, डोर्सल विंग से, ठीक है। डोर्सल जो पीछे वाला उसका विंग होता है, डोर्सल कहते हैं पीछे वाले को, वेंट्रल कहते हैं आगे वाले को। तो डोर्सल विंग से क्या निकल रहा होता है, उसका निकल रहा होता है इंफीरियर पोर्शन ऑफ पैराथायरॉइड। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे है जी थाइमस। जो थाइमस होता है वो कहाँ से बनता है, थाइमस कहाँ से बनता है, थाइमस बनता है थर्ड आर्च और थर्ड पाउच से, थर्ड आर्च और थर्ड पाउच से। और मुझे बताएं, अगर किसी बंदे में थर्ड आर्च या थर्ड पाउच डिफेक्टिव हो तो क्या उसमें थाइमस होगा या नहीं होगा, यस और नो, क्या उसमें थाइमस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि थाइमस एब्सेंट है। तो थाइमस एब्सेंट क्यों होता है, थाइमस आपका एब्सेंट होता है किस में एब्सेंट होता है, अगर थर्ड आर्च या थर्ड पाउच क्या हो, थर्ड आर्च या थर्ड पाउच क्या हो, एब्सेंट हो। और हम एक आगे जाके सिंड्रोम पढ़ेंगे, डाई जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, डाई जॉर्ज सिंड्रोम। अभी मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। जो डाई जॉर्ज सिंड्रोम होता है उसमें थाइमस एब्सेंट होता है, इट इज ड्यू टू, ये वैसे क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोम नंबर 22, लेकिन उस इसमें क्या होता है, इसमें जो थर्ड आर्च और थर्ड पाउच होता है इसमें डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से थाइमस नहीं बनता। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थाइमस हो गया। उसके बाद आपका इस जो जो इसका है ना अपना थाइमस, ये बनता है वेंट्रल विंग से। ये किससे बनता है, वेंट्रल विंग से, वेंट्रल विंग से, वेंट्रल विंग से बनता है। उसके बाद हम पांचवें पे आते हैं, और पांचवें में है आपका ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड। जो हायोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न है, जो हायोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न है वो कहाँ से बनता है, इसके आगे लिख भी लें। जो ग्रेटर हॉर्न है हायोइड बोन का, वो कहाँ से बनता है, वो थर्ड आर्च या थर्ड पाउच से बनता है, ठीक है, थर्ड आर्च या थर्ड पाउच से बनता है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हो गया ये हमारा ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड भी हो गया। अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि थर्ड की समझ आ गई है। उसको आपने प्रॉब्लम से याद रखना है, इसमें मोस्टली जो स्ट्रक्चर होंगे वो पी से स्टार्ट हो रहे होंगे, पी से। तो मुझे बताएं क्लियर हो गया है, इसको बुक पे लिख लें, बुक पे जैसे लिखा हुआ है आपको कभी समझ नहीं आ सकता, लेकिन इसको इस तरह आपने याद करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपका ये आखिरी रह गया है, दैट इज आर्च नंबर, दैट इज आर्च नंबर 6, आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4। तो माशाल्लाह मैथ तो सबको आता है, 3 4 5 का बता दें, 3 4 5 कौन से हैं। थ्री थ्री का डॉक्टर मारिया मैंने ये बताया है, में पी तो नहीं आता जी। डॉक्टर निमरा जफर मैंने बस ये जो पी वाला है ये कुछ पे आता है, जो बाकी जिन पे पी नहीं आता वो आप उनको रट्टा मारें, ठीक है, क्योंकि हर चीज का निमोनिक नहीं बन सकता, तो आप कोशिश करें कि उनको रट्टा मारें, और जिनमें पी आता है उसको पी से याद रख लें। डॉक्टर मारिया कह रही है 3 4 5 का बता दें। 3 4 3 में मैंने ये बताया कि जो पैराथायरॉइड का इंफीरियर पोर्शन होता है वो बनता है थर्ड से, जो थाइमस होता है वो भी किससे बनता है, थर्ड से बनता है। और हायोइड बोन जो होती है, हायोइड बोन का कौन सा विंग, आपकी जो ग्रेटर विंग, ग्रेटर विंग कौन सा बनता है, आपका बनता है हायोइड बोन का। डोर्सल वेंट्रल वाली कहानी, डोर्सल वेंट्रल वाली कहानी को छोड़े, डोर्सल का, डोर्सल होता है आगे वाला विंग। जो आपका ये होती है ना थर्ड आर्च, थर्ड आर्च का जो आगे वाला फ्रंट वाला विंग होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल विंग। और उससे क्या बन रहा होता है, उससे थाइमस बनता है। लेकिन जो डोर्सल विंग है, जो पीछे वाला विंग है, उससे क्या बनता है, उससे हायोइड बोन बनती है, उससे क्या बनती है, हायोइड बनती है। और जो 5 है वो तो डीजनरेट हो जाता है, 5 को हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेकिन जो 6 है, जो 6 है, अब माशाल्लाह मैथ तो आप सबको आता है, मैथ तो आप सबको आता है। मुझे बताएं 6 जमा 4 कितने होते हैं, शाबाश जल्दी बताएं। 6 जमा 4 कितने होंगे, 6 6 जमा 4 कितने होंगे, 10 होंगे जी। डॉक्टर लाइबा ने बिल्कुल सही आंसर बताया है माशाल्लाह। डॉक्टर समीना कह रही है 2 होंगे। 6 जमा 4 कितने होंगे, 10 होंगे, 10, ठीक है, 6 जमा 4 कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है, 10। तो टेंथ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, टेंथ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेगल नर्व, ठीक है, वेगस नर्व। जो वेगस नर्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंथ क्रेनियल नर्व, उसको हम क्या कहते हैं, टेंथ क्रेनियल नर्व। तो जो आपकी आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4 है, ये दोनों क्या बनाती हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि वेगस नर्व के डेरिवेटिव्स बनाती हैं। मतलब कि जो ब्रांचेस होती हैं वेगस नर्व की, वो कौन बनाती है, वो बनाती है आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4। और इन दोनों को जमा करें तो माशाल्लाह सारे साइंसदान बता रहे हैं, कोई 2 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो खैर ये अच्छी बात है, थोड़ा शुगर मेला भी होना चाहिए। लेकिन 6 जमा 4 10 होते हैं, तो 10 कौन सी होती है, वेगस नर्व। और वेगस नर्व क्या है, वेगस नर्व इज टेंथ क्रेनियल नर्व। अब वेगस नर्व आगे ब्रांच देती है। जो वेगस नर्व होती है जो नेक में, वेगस नर्व कौन कौन सी ब्रांच देती है जी, डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह। लावे आप बताएं कि जो वेगस नर्व है हमारी गर्दन में कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, वेगस नर्व हमारी गर्दन में कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, जल्दी बताएं जल्दी।
कहाँ गए सारे जी। डॉक्टर काशी बता रहे हैं सुपीरियर लरेंजियल नर्व, ठीक है। सबसे पहली जो ब्रांच हमारी आती है इसको हम कहते हैं सुपीरियर लरेंजियल नर्व, ठीक है। सुपीरियर सुपीरियर लरेंजियल नर्व जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन में जो वेगस नर्व होती है वो एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर लरेंजियल नर्व। तो हमें ये बात पता चल गई कि जो हमारी आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4 है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये सुपीरियर लरेंजियल, ठीक है। ये सुपीरियर या इंफीरियर, एक मिनट बुक से मैं देख लूँ किधर गई। सुपीरियर लरेंजियल है, ये सुपीरियर लरेंजियल है। सुपीरियर लरेंजियल नर्व को ब्रांच होती है वेगस नर्व की, वो कहाँ से निकलेगी, दैट विल बी अराइज फ्रॉम द आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4। उसके अलावा जो हमारी वेगस नर्व है, ये वो दूसरी ब्रांच जो नेक में देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अल्लाह भला कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, उसको हम कहते हैं जी रिकरेंट लरेंजियल नर्व। रिकरेंट लरेंजियल नर्व याद आया, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था रिकरेंट लरेंजियल नर्व, रिकरेंट लरेंजियल नर्व, रिकरेंट लरेंजियल नर्व हम उसको कहते हैं। ये दोनों आपकी ब्रांचेस हैं, किसकी ब्रांचेस हैं, दे आर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व, ठीक है, दे आर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। तो आपने क्या याद रखना है, ये जो दो आपकी नर्व्स है ना, ये दोनों नर्व्स ये किससे निकलती हैं, आर्च नंबर 6, ठीक है, आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4, ठीक है। आर्च नंबर 6 और आर्च नंबर 4 से अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कौन सी नर्व निकलती है, तो आपने कहना है सुपीरियर लरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लरेंजियल नर्व। इसको याद कैसे करना है, 6 और 4 को 10 करें, 6 और 4 को जमा करें तो 10 बनता है। 10 क्या होती है, वेगस नर्व। वेगस नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं गर्दन में जिसको हम कहते हैं सुपीरियर लरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लरेंजियल नर्व। तो इसको आपने सिर्फ रट्टा ही मारना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक हो गया। तो शाबाश, मुझे जल्दी से बताएं कि क्रेनियल नर्व नंबर जो 7 थी वो किस आर्च से निकलती है, जरा मैं चेक तो करूँ ना। डॉक्टर काशिफ ने पहले ही बता दिया, क्लियर हो गया। यस, जो आर्च नंबर 2 है, जो आर्च नंबर 2 है उससे क्रेनियल नर्व नंबर 7 निकलती है। और जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, जो आपकी मैंडिबुलर ब्रांच है V3, वो किस आर्च से निकलती है, बताना जरा मुझे। यस, डॉक्टर हमजा सही, डॉक्टर जोहा, डॉक्टर अदनान वजीर, डॉक्टर बहजाद, माशाल्लाह सारे सही बता रहे हैं। दे ऑल अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट, दे ऑल अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट आर्च। तो अब मुझे खुशी हो रही है कि आपको कुछ चीजें याद हो गई हैं, वरना इसको याद करना बहुत मुश्किल है। ओके, इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, अब इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है, वेगस नर्व से आपने क्या याद रखना है, विराट कोहली को, ठीक है। तो विराट विराट क्या था, देखो महेंद्र सिंह, प्रॉब्लम इज विराट। तो विराट अब वी वी से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, वेगस नर्व, वेगस नर्व। तो वेगस नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं जिसको हम कहते हैं सुपीरियर लरेंजियल नर्व और रिकरेंट लरेंजियल नर्व। ये दोनों कहां से निकलती हैं, दे बोथ अराइजेस फ्रॉम द आर्च नंबर 6 प्लस आर्च नंबर 4। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार अच्छा चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, जो आपके थायराइड के कार्टिलेज हैं, किसी को आते हैं सारे थायराइड के कार्टिलेज, ये जो आपका होते हैं कार्टिलेज, गले में जो कार्टिलेज होते हैं थायराइड के, ये काफी मुश्किल होते हैं, इसके एनाटॉमी काफी मुश्किल है। लेकिन आपने इसका मशहूर जमाना कार्टिलेज लाजमी सुना होगा, डेट इज क्रीकॉइड कार्टिलेज। क्रीकॉइड कार्टिलेज, जो थायराइड के कार्टिलेज होते हैं, जो क्रीकॉइड के कार्टिलेज होते हैं, वो उसमें पहला आता है क्रीकॉइड, उसके बाद आता है आपका अरिटिनॉइड, ठीक है, अरिटिनॉइड। ये भी क्या है, आपका थायराइड का कार्टिलेज है। ये सब ने पढ़े होंगे लेकिन आप सबको भूले हुए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारे लिखवा देता हूँ। क्रीकॉइड, अरिटिनॉइड, देन उसके बाद आता है आपका कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निक्यूलेट, कॉर्नी, किधर गया आप, कॉर्निक्यूलेट। इसको लिखें लाजमी, आपकी बुक पे भी वैसे लिखा हुआ है लेकिन अपने हिसाब से इसको लिख लें। क्रीकॉइड, अरिटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट, प्लस इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज थायराइड कार्टिलेज। जो आपको गले में सामने फील हो रहा होता है, इट इज योर थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तो ये सारे कार्टिलेज किससे बनते हैं, दे अराइजेज फ्रॉम द आर्च या पोचेज नंबर 6+4, ठीक है। 6 और 4 से जो जो आपके कार्टिलेज बन रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रिकॉइड, रेटिनॉइड, कॉर्न्यूलेट, थायराइड कार्टिलेज। ये क्या है, दे ऑल आर कार्टिलेजेस ऑफ, दे ऑल आर कार्टिलेजेस ऑफ थायराइड, ठीक है। ये थायराइड के क्या है, कार्टिलेज है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, ये भी हो गया। अब मुझे जरा बताना, मैं भूल गया हूँ, जरा मैं अपने स्टूडेंट से हेल्प लेना चाहता हूँ कि जो इंफीरियर पैराथ्राइड था वो किस आर्च से बन रहा था, बताना जरा मुझे। जो इंफीरियर पैराथ्राइड था वो किस आर्च से बन रहा था। यस, डॉक्टर काशिफ एक्सलेंट, डॉक्टर तहरीम भी सही बता रही हैं, डॉक्टर जोहा भी सही बता रही हैं, डॉक्टर खिजर भी सही बता रहे हैं, माशाल्लाह सारे डॉक्टर हैं, तो सारे सही बता रहे हैं कि जो आर्च नंबर 3 थी, जो आर्च नंबर 3 थी उससे इंफीरियर पोर्शन ऑफ पैराथ्राइड बन रहा था। जो आर्च नंबर 3 थी उससे इंफीरियर 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 नीचे वाला हिस्सा पैराथ्राइड का कहां से बनता है, आर्च नंबर 3 से। लेकिन लेकिन जो आपकी आर्च नंबर 4 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये मजे की बात ये है कि ये आपकी एंडोक्राइनोलॉजी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो एंडोक्राइनोलॉजी में जाएं, जो पहला उधर टॉपिक लिखा हुआ है उसकी एंड वाली लाइन देखें तो यही लाइन लिखी हुई है कि जो पैराथ्राइड है, जो पैराथ्राइड है
जो आपका क्या है, पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैराथायराइड का कौन सा पोर्शन, सुपीरियर पोर्शन। जो सुपीरियर पार्ट ऑफ पैराथायराइड है, इट अराइजेस फ्रॉम फोर्थ, इट अराइजेस फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम फोर्थ आर्च। ये जो सुपीरियर पोर्शन ऑफ पैराथायराइड है, ये किससे बनता है, ये फोर्थ आर्च से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपकी फर्स्ट एड पे 2 दफा लिखा हुआ है। वैसे तो फर्स्ट एड पे कोई भी बहुत कम बात ऐसी बातें हैं जो 2-2 दफा लिखी हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट एड बहुत शॉर्ट बुक है, तो इसने कभी भी इसमें रेपिटेशन नहीं है, लेकिन इस बात की रेपिटेशन है कि ये जो सुपीरियर पैराथायराइड है, ये एक फोर्थ आर्च से बनती है। अगर यकीन नहीं है तो देख लो, ठीक है। जो आपकी सुपीरियर पैराथायराइड है, फोर्थ फोर्थ आर्च से बनती है। जो इन्फीरियर है वो थर्ड से बनती है। जो थर्ड है वो नीचे वाला हिस्सा है तो इन्फीरियर, जो फोर्थ है वो बड़ा नंबर है तो दैट इज सुपीरियर। तो सुपीरियर पैराथायराइड फोर्थ आर्च, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सुपीरियर जो सुपीरियर है वो सुपीरियर पैराथायराइड इज अराइजेस फ्रॉम फोर्थ आर्च। जो थर्ड है, थर्ड अराइजेस फ्रॉम, जो थर्ड है वो क्या बनाती है, इन्फीरियर पैराथायराइड। तो याद रहेगा या भूल जाएगा, इंशाल्लाह याद रहेगा। याद अगर नहीं रहेगा तो आपने ये याद रखना है, देखो पैरा अ, हाँ, पैराथायराइड फोर्थ आर्च। उसके अलावा इसके बाद एक और चीज लिखी हुई है, दैट इज पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स। पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर सी सेल्स। मुझे बताना ये किस में होते हैं जी, जिसने एंडो पढ़ी है मुझसे बताना जरा, पैराफोलिकुलर सी सेल्स हमने कहाँ पे पढ़े थे जी, डॉक्टर काशिफ बताएं। डॉक्टर अदनान कहाँ पे चले, या डॉक्टर अदनान भी आ गए माशाल्लाह। मेड्यूला में होते हैं, किसके मेड्यूला में होते हैं, पैराथायराइड के, पैराथायराइड में कौन कह रहा है, थ्राइड में होते हैं, थ्राइड में, अल्लाह भला करे, थ्राइड में होते हैं पैराफोलिकुलर सी सेल्स। जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं ये एड्रीनल में भी होते हैं, नहीं थ्राइड में होते हैं। थ्राइड की जो ग्लैंड होता है उसमें हमने पढ़ा था सी सेल्स होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, कैल्सिटोनिन बनाते हैं। तो जो थायराइड का मड्यूला होता है उसमें क्या होते हैं, पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं। और इसमें देखो फोल लिखा हुआ है ना, फोल, तो फोल से आपने याद रखना है फोर। तो ये जो आपके पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं, ये कहाँ से बनते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं, फोर्थ आर्च से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी रिपीट हुआ है, फोर्थ आर्च। ये दोनों एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको ध्यान करना। जो सुपीरियर पैराथायराइड है ये भी फोर्थ से, जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं दे आल्सो राइजेस फ्रॉम द फोर्थ आर्च। ये कहाँ से बनते हैं, फोर्थ आर्च से बनते हैं, फोर्थ आर्च से बनते हैं। ठीक हो गया, ओके जी। अब तो माशाल्लाह आपकी जो मुश्किल काम था वो खत्म हो गया। तो मुझे बताएं, ये जो हमने ये इतनी बातें की हैं, अभी बुक को छोड़ दें, बुक पे ना जाएं। ये जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, बताएं मुझे इसकी समझ आई है या नहीं आई। ये याद कर लोगे या भूल जाओगे, अगर भूले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है जी। डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया, वेगस 6, ये क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट। डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं जी, वेगस नर्व 6+4 C है, 6, यस। देखो वेगस नर्व जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है। तो मैंने आपको ये याद रखने के लिए बताया था कि जो 6 × 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो जो 6th और 4th आपकी है आर्च, उसको आपने इस तरह याद रखना है कि ये क्या बनाते हैं, वेगस नर्व की ब्रांचेस बनाते हैं। ओके जी, सबको माशाल्लाह सबको याद हो गया। तो डॉक्टर तहरीम कह रही हैं जी भूल जाएंगे सर, तो फिर मेरी बदवाएं भी आपको सबको मिलेंगी। चलें जी, आप सबको क्लियर हो गया है। ओके, हम दोबारा बुक पे चलते हैं, और अब मैं आपको एक दफा बुक दिखाता हूँ, आप जरा बुक पढ़ के देखना, फिर आपको समझ आएगी कि ये टॉपिक मुश्किल था या आसान था। तो आपकी माशाल्लाह बुक ने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्रेंजल आर्च क्या बनाती है, नर्व्स कौन सी बनाती है, CNV3 बनाती है जो कि च्यूइंग में हेल्प करती है। उसके अलावा उसने मसल्स लिखे हुए हैं, टेम्पोरालिस मसेटर, लेटरल एंड मेडियल टेरिगॉइड, माइलो, तो इसको आप पढ़ लेना, सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। टाइम वेस्ट है अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो। लेकिन जो चीज अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई वो ये वाली है, ठीक है, वो ये वाली है, दैट इज योर प्यारे प्यारे रोबिन सीक्वेंस। खैर मजाक कर रहा हूँ, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज पियर रोबिन सीक्वेंस, पियर रोबिन सीक्वेंस। लेकिन आप इसको थोड़ा सा मजाक में ले सकते हो, प्यारे रोबिन सीक्वेंस, ठीक है, प्यारे रोबिन सीक्वेंस। इसमें जो बेबी होता है वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता। ये जो आपका प्यारे प्यारे रोबिन सीक्वेंस है ना, ये क्या है, ये इसमें बेबी बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता। प्यारा क्यों नहीं होता, ये अभी हम देखते हैं। देखो हमने क्या कहा कि जो आपकी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, जो क्या है, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा मैंडिबल बनाती है। जो हमारा जबड़ा है वो कहाँ से बनता है, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनता है। मतलब कि जो भी चीजें हम, जब हमें कोई ट्रीट खिलाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं। तो जो चबाने में चीज हमें हेल्प करती है वो हमारा जबड़ा है। अब जो चीज जो जबड़ा बना रही है, अब फर्ज करो कि ये जो फ्रेंजियल आर्च है, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, इसमें क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया। इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो जाहिर सी बात है, जब बेबी का जबड़ा कम बनेगा, छोटा बनेगा, तो बेबी प्यारा नहीं होगा। जब बेबी प्यारा नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्यारे रोबिन सीक्वेंस। उसको हम क्या कहेंगे, प्यारे रोबिन सीक्वेंस। सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, प्यारे रोबिन सीक्वेंस, प्यारे रोबिन सीक्वेंस कब बनेगा,
जब किसी में मसला आएगा, डिफेक्ट इन फर्स्ट फ्रेंजल आर्च, डिफेक्ट इन फर्स्ट फ्रेंजल आर्च। सबसे पहले इसमें जो लफ्ज लिखा हुआ है दैट इज माइक्रोएग्नीथिया। माइक्रोएग्नीथिया के आगे लिख लें प्यारा सा, इसका मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मैंडिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्मॉल लोअर जा, जो आपका जबड़ा है नीचे वाला वो छोटा होगा, तो इसके आगे लिखिए स्मॉल मैंडिबल। जो मैंडिबल होता है वो स्मॉल होगा। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। स्मॉल मैंडिबल। ग्लोसोप्टोसिस, ग्लोसोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, ग्लोसोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, ग्लोसोप्टोसिस का मतलब होता है अब नॉर्मल टंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल टंग। जो आपकी जुबान, जो बेबी होगा उसकी जुबान क्या होगी, अब नॉर्मल होगी। लेकिन जो अब नॉर्मल टंग प्लेसमेंट, जो उसकी टांग होगी वो एक तरफ मुड़ी हुई होगी। मतलब कि उसकी जो टांग कह रहा हूँ, उसकी जो जुबान होगी वो सीधी नहीं होगी, वो एक तरफ उल्टी उल्टी टेढ़ी सी होगी। इसको हम कहते हैं ग्लोसोप्टोसिस। तो अभी हम ना जुबान पे मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो जुबान का मैं आपको बताता हूँ कि जुबान कहाँ से बनती है। अब नॉर्मल टंग प्लेसमेंट, अब नॉर्मल टंग प्लेसमेंट। उसके बाद आता है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई बेबी, अगर किसी बेबी में क्या होगा, अगर किसी बेबी में फर्स्ट फ्रेंजल आर्च का डिफेक्ट होगा, तो वो बेबी क्या होगा, बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। जब वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा तो उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो पीछे की तरफ होगा, इसको हम कहते हैं माइक्रोएग्नेथिया। उसको क्या होगा, ग्लोसोप्टोसिस होगा। उसकी जो जुबान होगी वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी सी होगी। उसमें क्या होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा। क्लेफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी दो पैलाटाइन बोन है वो आपस में फ्यूज नहीं होंगी। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक हो गया, तो मुझे बताएं प्यारे प्यारे मोहन, मुझे सारे बताएं कि प्यारे रॉबिन सीक्वेंस समझ आ गया है या नहीं आया, जल्दी बताएं। प्यारे रॉबिन सीक्वेंस समझ आ गया है या नहीं आया? चलें जी, आ गया है, सबको आ गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा क्या है, इसको टीचर नहीं पढ़ना, ये ट्रीचर है, TREAC, ट्रीचर कोलिन्स सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए। लेकिन ये आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा। मैं इसको आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, पहले हम ना ये प्यारे प्यारे मोहन की तस्वीर देखते हैं। तो ये आगे हमारे नोट्स। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा प्यारे मोहन है, मतलब कि जो प्यारे रॉबिन सीक्वेंस है, उसकी तस्वीर हमें किस तरह की नजर आएगी। तो एक मिनट में पिक्चर कर लूं, कहाँ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, दिस इज प्यारे मोहन, ठीक है, प्यारे रॉबिन सीक्वेंस। देखो इसमें क्या हुआ कि जो आपका जबड़ा था नीचे वाला वो किसने बनाना था, फर्स्ट फ्रेंजल आर्च ने बनाना था। इसमें क्या होगा, इसमें माइक्रो एग्नीथिया होगा, इसमें क्या होगा, माइक्रो एग्नीथिया। जो बेबी होगा वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा, तो उसका जो नीचे वाला जबड़ा होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो देखो इस बेचारे का इस तरफ पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ इसका क्या होगा, जबड़े, इसको हम कहते हैं माइक्रो एग्नीथिया, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एग्नीथिया। इसके अलावा इसकी जो जुबान होगी या तो वो पीछे की तरफ मुड़ी होगी, ये उसकी जुबान है, ठीक है, ये उसकी जुबान है। और या तो वो पीछे की तरफ मुड़ी होगी या टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, इसको हम कहते हैं ग्लोसोप्टोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोसोप्टोसिस। और इसके उसने नीचे लिखा हुआ है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टंग दैट प्रिवेंट्स पैलेटल फ्यूजन। इसको छोड़ें, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो उसकी जुबान होगी वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम बेबी को कहेंगे कि आ करो, ठीक है। जब वो बेबी अपना मुंह खोलेगा तो हम देखेंगे कि देखो ये होती है, इसको हम कहते हैं पैलाटाइन बोन। जो आपकी मुंह होता है, मुंह शरीफ है, मुंह शरीफ की जो छत है इसको हम कहते हैं पैलाटाइन बोन। तो ये क्या होंगी, ये आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगी। और मुझे कोई बताना कि अगर हम कौन सी चीज यूज करें तो क्लेफ्ट पैलेट होता है, बताना जरा मुझे। जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर मारिया, आप बहुत क्वेश्चन करती हैं, आप मुझे बताएं जरा कि क्लेफ्ट पैलेट कब किस डिजीज में और कौन सी ड्रग यूज करने में होता है। अच्छा, अगर ये जो क्लेफ्ट पैलेट है, मतलब उसका जो ऊपर वाला जो छत है वो खुली हुई होगी, उसकी जो रूफ है, जो ओरल रूफ है वो क्या होगी, खुली हुई होगी, इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो इसमें क्या होगा, यू शेप्ड क्लेफ्ट पैलेट होगा। इसको इसमें क्या होगा, प्यारे रॉबिन सीक्वेंस के बेबी क्या होगा, बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। तो ये क्यों होगा, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रेंजल आर्च। तो माशाल्लाह सारे लावे बता रहे हैं, कोई बता रहा है एपिलेप्टिक ड्रग्स और कोई बता रहा है आइसोट्रिटिनोइन। तो इसके दोनों आंसर ठीक है। आइसोट्रिटिनोइन जो होता है वो भी क्लेफ्ट पैलेट कराता है, और जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो भी क्लेफ्ट पैलेट कराती हैं। शाबाश। पता नहीं अब आपने देख के बताया है या जैसे बताया, लेकिन शाबाश आपकी बनती है। मुझे बताएं, प्यारे प्यारे रॉबिन सीक्वेंस की समझ आ गई है, ये क्या होता है, जल्दी बताएं जल्दी, फिर आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, जल्दी बता दें। चलें जी, ओके, समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो दूसरा सिंड्रोम था उसको हम यहाँ से समझेंगे। कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, दिस इज सेकंड पिक्चर। अब ये क्या है, सेकंड पिक्चर है। दिस इज ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम। ये इसकी बहुत अच्छी, ये मैंने यूवर्ल्ड से उठाया है, ठीक है, ये यूवर्ल्ड की डायग्राम है।
इसमें उसने लिखा हुआ है रीचर कॉलिन सिंड्रोम के, जो टीचर कॉलिन सिंड्रोम होता है, इसमें उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ये देखो बेबी, इसमें क्या होगा, इसमें अजीब सा बेबी होगा, ठीक है। जो बेबी होगा बिल्कुल भी प्यारा नहीं होगा। क्यों प्यारा नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। देखो इसमें इसमें हाईलाइट करें, इसको आप अपनी बुक पे लाजमी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आर्च होती है, फर्स्ट आर्च का ये क्या है, सिंड्रोम है। जो फर्स्ट आर्च होगी वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। फर्स्ट आर्च क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। कास्ड बाय फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स टू माइग्रेट इनटू फर्स्ट आर्च। जो इसमें हमने पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि जो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, ये माइग्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। किसको माइग्रेट करते हैं, इनटू फर्स्ट आर्च। ये क्या करते हैं, फर्स्ट आर्च में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और उसके बाद आपका क्या बनता है, आपके जाइगोमेटिक बोन्स और आपका जो मैंडिबल है वो बनता है। दोबारा सुने, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं, आर्च नंबर 1 में। लेकिन अगर ये माइग्रेट ना करें, ठीक है, अगर ये हिजरत ना करें, फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स टू माइग्रेट, तो क्या होगा, रिजल्ट इन अंडर डेवलप्ड, जो इसका जाइगोमेगेटिक बोन होगी, जो इसकी जाइगोमेगेटिक बोन होगी और जो इसकी मैंडिबुलर बोन होगी, उसका क्या हो जाएगा, उसका हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। इसका जबड़ा भी छोटा रह जाएगा और इसकी जो जाइगोमेगेटिक बोन होगी वो भी छोटी रह जाएगी। तो अगर आप बेबी को जरा देखें तो बेबी बेचारा इस जालिम दुनिया में आके परेशान है। उसका जो मैंडिबल है वो भी छोटा है, उसका हाइपोप्लेजिया है, और जो उसका जाइगोमेगेटिक बोन है उसका भी हाइपोप्लेजिया है। ठीक हो गया। और ये बेबी की उसने दिखाया हुआ है कि बेबी में क्या क्या होगा, उसमें डाउनवर्ड स्लंटिंग ऑफ पाल्पेब्रल फिशर, जो उसके पाल्पेब्रल फिशर क्या होते हैं, जो जो आंखों की ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं पाल्पेब्रल फिशर। वो क्या होंगे, वो नीचे की तरफ निकले होंगे, मतलब वो जो साइडों से वो नीचे की तरफ होंगे। और उसमें क्या होगा, और उसमें होगा माइक्रोशिया। ठीक है, माइक्रोशिया का मुझे आई थिंक स्मॉल ईयर्स को कहते हैं, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लेना। हाइपोप्लेजिया ऑफ जाइगोमेटिक बोन्स, जो उसकी जाइगोमेगेटिक बोन होगी वो भी क्या होगा, उसका हाइपोप्लेजिया होगा। और उसका क्या होगा, कोलोबोमा ऑफ लोअर आईलिड, जो उसका लोअर लोअर आईलिड होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, झुका हुआ होगा। एब्सेंस ऑफ आई लैशेस, जो उसकी पलकें होंगी, जो उसके पलकें होंगी वो नहीं होंगी। मेडियल टू डिफेक्ट, हाइपोप्लेजिया ऑफ मैंडिबल। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि अगर किसी बंदे को क्या है, ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैंडिबल भी छोटा होगा और उसकी जाइगोमेटिक बोन भी क्या होगी, छोटी होगी। उसकी जाइगोमेटिक बोन भी छोटी होगी और क्या होगा, उसमें मैंडिबल भी छोटा होगा। तो मुझे बताएं, ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम की समझ आई है या ऊपर से बात गुजर गई है, जल्दी बताएं। ये आपके सामने, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये स्लाइड सेंड कर दूंगा ग्रुप में। स्लांटिंग फिशर काइंडली बता दें प्लीज, स्लांटिंग फिशर कहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर समीना, डॉक्टर काशिफ को समझ आ गई है। ये मैं आपको ना स्लाइड बुक सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए हो, क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था, तो आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए हो मुझे बता देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, थोड़ा सा पढ़ लें या खत्म कर दें क्लास को। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट पढ़ लें सिर्फ, क्योंकि एक छोटा सा पैराग्राफ रहता है। डॉक्टर मारिया ने मुझे शुरू में ही कहा था कि ये पैराग्राफ आपने छोड़ दिया, तो वो हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर समीना कह रही हैं जी पढ़ लेते हैं, बताएं जल्दी, पढ़ना है, 5 मिनट बस लगेंगे उस पर। जल्दी बताएं जल्दी। डॉक्टर आशा कह रही हैं बस करें, बाकी बताएं जी। बाकी लावे कहाँ पे हैं। डॉक्टर मुकद्दस भी कह रही हैं कल, और डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर काशिफ भी कह रहे हैं। तकरीबन मोस्टली जो ज्यादा वोट है वो कह रहे हैं कल। ठीक है, तो हम फिर कल पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो जो आपका वो क्लेफ्ट पैलेट वगैरह ना, वो उसको हम कल पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आसान है। ये मुश्किल टॉपिक था, और ये मुश्किल टॉपिक आप बुक से एक दफा पढ़ के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको काफी कोशिश मैंने ये किया कि मैं आपको आसान कर दूं, इससे इसको और ज्यादा आसान नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, तो मैं एक दफा रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, आपका जो जो क्वेश्चन है मुझे बताएं, फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को। ओके जी, हम रिकॉर्डिंग एंड हमने कर दी है, बताएं।